सुबह टीवी खोलते ही पहली खबर रेड की नजर आती है तो अब देश के लोग चौंकते नहीं बल्कि समझ जाते हैं कि एक और भ्रष्टाचारी की कलई खुल गई। अखबार के पहले पन्नों पर उनकी काली कमाई का ब्यौरा छपा मिलता है। जनता की गाढ़ी कमाई जो देश के विकास के काम आना चाहिए, सरकारी खजाने पर सेंध मारी कर भ्रष्टाचारी अपनी तिजोरियां भरते जाते हैं, पर उन्हें शर्म नहीं आती। इससे भी शर्मनाक स्थिति यह है कि इसके बावजूद देश में भ्रष्टाचार की जड़ें फैलती ही जा रही है। यह सच है कि देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राज्यों में कभी सीबीआई की, कभी ईडी की, कभी इनकम तो कभी सेल्स टैक्स की या जीएसटी की, या कभी ईओडब्ल्यू की तो कभी एसीबी की दबिश की खबरें सुर्खियों में नजर आती हैं। महज 25,000 महीना पगार वाला अदना सा सरकारी बाबू 5 करोड़ की चल अचल संपत्ति का मालिक निकल जाता है। राज्य सेवा का अफसर रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी घोटालों के मास्टर माइंड निकलता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन राजनेता करते हैं। राजनीति की छत्र छाया में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को जिस तरह की सह मिलती है, उसका ही परिणाम है कि भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं जय दुबे। आपके पसंदीदा प्रोग्राम मुद्दा में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2014 में पहली बार शपथ लेने के तत्काल बाद जीरो टॉलरेंस नीति पर कहा था कि वे भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त देखना चाहते हैं। इन 10 सालों में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी कमजोर हुई, कहां नहीं जा सकता था, या यह भी अभी नहीं कहा जा सकता है कि किस हद तक कारगर हुई, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई ने रफ्तार जरूर पकड़ी है। हालांकि मोदी सरकार पर विपक्षी दलों ने ईडी, आईटी और सीबीआई के दुरुपयोग का लगातार आरोप लगाते हैं और लगाते आ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष के इन प्रहारों पर दोहरा प्रहार करते हुए राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसियों को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें डिफेंसिव होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीबीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है, और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों। लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों। कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है, और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों, चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए। आप देखिए, ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। कुछ लोग चिल्लाते रहेंगे क्योंकि उनका निजी स्वार्थ होता है, उनके स्वयं के पैर गंदगी में पड़े हुए होते हैं, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश के लिए, ईमानदारी के लिए काम करते समय कुछ भी अगर इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आप सभी साक्षी हैं। जब आप कन्विक्शन के साथ एक्शन लेते हैं,
कई मौके आपके जीवन में भी आए होंगे। समाज आपके साथ खड़ा ही रहा होगा दोस्तों। भ्रष्टाचार मुक्त देश और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए सीबीसी जैसी संस्थाओं को निरंतर जागरूक रहना वो एक विषय है, लेकिन उन्हें सारी व्यवस्थाओं को भी जागरूक रखना पड़ेगा। देश की आजादी को 78 बरस हो चुके हैं। इतिहास के पन्नों पर एक नजर डालें तो आज का भारत वही भारत है जिसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी तक बलिदान कर दी, और आज का भारत है जहां छोटी छोटी जरूरतों और निजी स्वार्थ के लिए लोग देश की बोली भी लगा दें तो कम नहीं। जी हां, यह सच है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बाद जब स्वतंत्र भारत ने अपनी यात्रा शुरू की थी, तब से शुरू हुआ घोटालों का सफर अब भी जारी है। टेबल के नीचे से रिश्वत लेने की परंपरा ने घोटालों का बृहद स्वरूप ले लिया है, और स्वतंत्र भारत का पहला घोटाला 1948 में हुआ। इसके बाद देश में 43 ऐसे बड़े घोटाले हुए जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पनप नहीं पाई। इन सब के पीछे वजह राजनीति ही थी। देश के चर्चित घोटालों में बोफोर्स घोटाला 64 करोड़ रुपए, यूरिया घोटाला 133 करोड़ रुपए, चारा घोटाला 950 करोड़ रुपए, शेयर बाजार घोटाला 4000 करोड़ रुपए, सत्यम घोटाला 7000 करोड़ रुपए, स्टैम्प पेपर घोटाला 43,000 करोड़ रुपए, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 70,000 करोड़ रुपए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,67,000 करोड़ रुपए, अनाज घोटाला 2 लाख करोड़ रुपए, कोयला खादान आवंटन घोटाला 12 लाख करोड़ रुपए, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला 3600 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ नान घोटाला 36,000 करोड़ के अलावा नेशनल हेराल्ड मामला, DLF मामला शामिल हैं। हालांकि देश के कुल घोटालों का यह 1/4 हिस्सा भी नहीं है, पर अब जबकि भारत बीते 10 सालों में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है, आगामी 2 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर सूचीबद्ध होने की स्थिति में है, सवाल उठता है कि क्या भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की सरकार को कामयाबी मिली है? क्या रिश्वतखोरी पर लगाम लग पाया है? यह देश का ऐसा ज्वलंत मसला है जिस पर खुले मंच पर चर्चा की आवश्यकता है। प्रत्येक रिश्वतखोर और घोटालेबाजों को बेनकाब करने की जरूरत है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रतिष्ठित मेहमान, छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक श्री राजीव माथुर साहब, सुप्रीम कोर्ट के युवा अधिवक्ता श्री तनुज दीक्षित जी, एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के समूह संपादक श्री राजेश लाहौटी जी। आप तीनों मेहमान का सादर नमस्कार और अभिवंदन है इस शानदार प्रोग्राम मुद्दा के टॉपिक पर भ्रष्टाचार में। और केंद्र सरकार की सेवाओं में हो या फिर राज्य सरकार की सेवाओं पर वर्तमान समय में इन सभी जगह अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार जिस कदर फैल चुका है, जिस कदर घोटालों का दौर चल चुका है, यह आप सभी से बिल्कुल छुपा नहीं है। हम रुख करते हैं हमारे मेहमानों की तरफ, सवाल करेंगे राजीव माथुर साहब से। राजीव सर, प्रकाश डालिएगा, समझाने की कोशिश कीजिएगा, चूंकि आप पूर्व DGP रह चुके हैं, आप DGP रह चुके हैं, बहुत बड़े पद पर आसीन थे, कई पदों से गुजर चुके हैं, तो आपको प्रजातंत्र की, प्रशासन तंत्र की लगभग सारी जानकारियां हैं। क्या जड़ है भ्रष्टाचार का? क्यों भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया? क्यों नहीं लगाम लग पाया भ्रष्टाचार पर? राजीव माथुर साहब, ये सवाल जो आपने किया है ये तो एक यक्ष प्रश्न है जी। इसका जवाब सरल नहीं है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ से शुरू होती हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत किस्म की बातें कह के इस बात को समझाने की कोशिश की है जी। मगर मैं इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा जी। कि सबसे पहले का जो सोच था वो संतोषी था जी। आदमी संतोष कर लेता था, उसको इसी प्रकार के उसको समझाइश दी जाती थी गुरुजनों द्वारा कि संतोषी रहो, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ जी। मगर बहुत मुश्किल दिन थे वो, आदमी को बहुत कष्ट से गुजरना पड़ता था जी। जब आजादी आई तो लोगों ने कहा कि अब हमारे दिन भी सुधरेंगे और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी जी। तो ये पूरे देश की आर्थिक स्थिति के साथ साथ उस आदमी की भी स्थिति को सुधरने का एक वादा था जी। मगर मेरे ख्याल से कुछ लोगों को थोड़ी जल्दी में रहे होंगे कि नहीं हमारी आर्थिक स्थिति और जल्दी और बेहतर हो जाए। आम आदमी तो एक उसी गति से चलना चाह रहा था, मगर कुछ लोगों ने एक और अधिक गति से जब चलने का प्रयास किया जी। तो उनके मन में ये विचार आया कि येन केन प्रकार
कैसे भी तो करके और मेरे को अब समृद्ध बनना है, समृद्धि हासिल करनी है जी। जब उनके मन में ये विचार आया तो इस विचार को पोषित करने के लिए कुछ ऐसे अधिकारी उनको मिल भी जाते थे जो उसको उनकी इस समृद्धि की जो लालसा है या लालच है उसको पोषित करते थे और इस तरह से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। एक और बड़ा सवाल है राजीव माथुर साहब, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप सरकार के तंत्र रहे हैं, सरकार किस कदर और किस लेवल पे फेल हो गई आजादी से लेकर आज तक। कभी भी कोई नकेल नहीं कस पाई, किसी भी सरकार ने कोई बड़ा कदम आज तक नहीं उठाया जिससे कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जा सके। क्या वजह रही है? सरकारों की भी मंशा हमेशा से भ्रष्टाचारियों के साथ जुड़ी रही? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सरकार ने इसको बन पाया या इसको पोषित किया जी, क्योंकि सरकारों ने अपनी तरह से इसको संभालने का, रोकने का और सीमित करने का प्रयास किया है जी। और खासतौर से वर्तमान सरकार ने तो बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जी। जैसे मोदी जी ने ये वाला शुरू किया सिस्टम की जो भी लाभार्थी है उसके अकाउंट में सीधा पैसा जाएगा जी। तो जो बीच वाले जो बिचौलिए थे जो कमाई करते थे उनकी कमाई खत्म हो गई जब उन्होंने डिजिटाइज किया और बहुत सारी चीजें ऑनलाइन कर दी जी। आपकी जैसे गैस बुकिंग है तो गैस वाले भी बहुत सारी कमाई करते थे और बहुत भ्रष्टाचार था इसमें और गैस किसी की जानी थी और किसी को बेच दिया करते थे ब्लैक में। अब वो नहीं हो पाता क्योंकि आपकी ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है और विद इन अ फ्यू आवर्स आपके पास गैस की डिलीवरी हो जाती है। इसी प्रकार से जब से उन्होंने हर चीज को आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया तो जितने भी लोग इस माध्यम से अपना राशन की कमाई कर रहे थे और इस तरह की अवैध कमाइयां कर रहे थे उस पर रोक लग गई। तो इस तरह से और भी कदम उठा रहे हैं, जैसे बॉम्बे पुलिस ने अभी किया है कि जितनी भी गाड़ियां निकलती है टोल टैक्स पे उसका कलेक्शन अपने आप ही हो जा रहा है उसके माध्यम से, क्योंकि वहां पे भी बड़ा भयंकर भ्रष्टाचार था टोल नाकों पर। जो पुलिस वाले जो पैसा लेते थे, अगर कोई भी आपने ट्रक सड़क पे कोई आपने नियम तोड़ दिया तो अब कैमरे लग गए हैं, कैमरा उसकी फोटो लेता है, कैमरा ही उसको रिकॉर्ड करता है और कैमरा ही उस नंबर को ट्रेस करके और उनके पास नोटिस भेजता है। और अगर आप अमेरिका और यूरोप में जाएं तो अकाउंट नंबर भी उसके साथ जुड़ा होता है और सीधे आपके अकाउंट में से वो पैसा कट के सरकार के खाते में चला जाए। ये तो छोटे छोटे मामले हो गए। व्यवस्थित रूप से जो बड़े घोटाले किए जाते हैं, व्यवस्थित रूप से जो कि हजारों करोड़ के घोटाले होते हैं, उस पे कैसे लगाम लगाया जाए, उसमें कैसे पारदर्शिता लाया जाए? उसके लिए देखिए प्रांत स्तर पे हमारे पास एसीबी है जी, हमारे पास लोकायुक्त है जी। इनको अच्छा सशक्त बनाइए और इनको केवल एक ढांचा सा ना रखिए, इनको सशक्त दीजिए, इनको पावर्स दीजिए। दूसरे ओम्बड्समैन की एक व्यवस्था होनी चाहिए सब जगह जो कि आपके ऊपर निगाह रखे, पर्टिकुलरली वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णयों के ऊपर। आप ये मत भूलिए कि जो भी भ्रष्टाचार है वो अधिकारी के दस्तखत के बिना संभव ही नहीं है। अधिकारी ही के दस्तखत ही उस भ्रष्टाचार को पॉसिबल बनाता है और कोई ईमानदार अधिकारी अगर ना लिख दे उसके ऊपर उस फाइल के ऊपर कि ये नहीं हो सकता तो फिर वो नहीं होगा। मगर जब उसके दस्तखत से जब उसकी सहमति हो जाती है और उसकी भागीदारी हो जाती है तभी इस तरह का जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं वो संभव हो पाते हैं। आर्मी में भी देख लीजिए इस तरह का कुछ एक पैर पसारना शुरू किया था मगर वहां भी लगाम लग गई, विशेषकर खरीदी के एरिया में। तो सब जगह जहां जहां पारदर्शिता सरकार लाएगी, ये जो बड़े बड़े जो घोटाले हैं, जीएसटी में घोटाला होता था, अभी भी क्या हो रहा है, आप दुकानदारों में जाइए, तमाम लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं। जब इनकम टैक्स आदमी नहीं देगा तो फिर ये देश का विकास कैसे होगा? मगर हमारा आदमी थोड़ा थोड़ा जीएसटी बचाने के लिए ग्राहक खुद रसीद नहीं मांगता है दुकानदार से। नतीजा ये कि हर दुकानदार लखपति करोड़पति हो जाता है, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहा है मगर इनकम टैक्स 100 रुपए भी नहीं दे रहा है।
जी। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है, अगर हम जागरूकता भी आप लाएं जनता से कि आप इसमें थोड़ा सा, या सरकार एक निर्णय ले कि जो ग्राहक के ऊपर जो सीधा भार आ रहा है जीएसटी का, वो थोड़ा सा घटा दे, ताकि ग्राहक बेहिचक उससे रसीद मांगे और अपना सरकारी जो उसका जो नागरिक दायित्व है उसकी पूर्ति करे। जी, अगला सवाल लेते हैं तनुज दीक्षित जी से। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप व्यापक तौर पे लीगल मामले देख रहे हैं। कहीं न कहीं कई भ्रष्टाचार के मामले आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिस पे डिसीजन होना बाकी है। क्या समझते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस कदर कहां पर फेल हो गई? क्या जरूरी कदम उठाए जाने थे तनुज दीक्षित जी भ्रष्टाचार रोकने के लिए और नहीं उठा पाए? क्या प्रकाश डालेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जय जी, मैं ये कहूंगा कि जो कि आज तक भ्रष्टाचार के मामले हम देखते आ रहे हैं, जैसे आपने आजादी के बाद इतने जो सारे घोटालों का भी उल्लेख किया, हम ये देखें कि पहले, लेकिन हम अगर करंट गवर्नमेंट और 10 साल पहले की गवर्नमेंट की बात करें तो आप देखिए 10 साल पहले तक, जैसे पी चिदम्बरम हो या ये हो 2G स्पेक्ट्रम वाले, इस तरीके के जो घोटाले थे ये उजागर होते थे। लेकिन हम 10 साल में ये देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अंदर भी जो घोटाले होते हैं अब वो भी बाहर आने लगे हैं। देखिए क्या है, क्योंकि भारत एक 125 करोड़ की आबादी वाला देश है, एक व्यापक रूप से अगर हम सोचे तो चीजें समय लेती है। देखिए सरकारों के प्रयास जारी है। अभी हम अगर बात करें मोदी सरकार की तो पिछले विगत 15, या एनडीए गवर्नमेंट की बात करें तो पिछले थर्ड टाइम, मतलब 10 साल की सरकार पूर्ण हो चुकी, तीसरी बार एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। विगत 10-11 सालों के अंदर हमने किसी भी केंद्र स्तर के कोई भी नेता के ऊपर किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं देखा है इस 11 साल में। और ये एक चीज ये बता रही है, हमने जो भी आरोप देखे हमने विपक्ष की तरफ ही देखे, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो, आप के लिए हो या अन्य कोई दल के लिए हो, पूरे राष्ट्र भर में हम जहां भी देख रहे हैं ऐसा है। मैं इसमें राजनीतिक रूप से टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इसमें यही एक चीज है कि अब जो चीजें उजागर हो रही है धीरे धीरे, वो उनका जो स्तर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरफ भी आ गया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो वर्ग के लोग भी अब इसमें पूर्ण रूप से उजागर हो रहे हैं। तो देखिए धीरे धीरे जो प्रयास हैं सरकारों के वो सभी लेवल पर जारी है। और क्योंकि ये एक भ्रष्टाचार एक इतना बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी चीज ये है किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो नहीं संभव है, ये किसी एक टीम वर्क ही माने आप भ्रष्टाचार में भी, भाई नीचे से लेकर ऊपर तक जड़ों के जो सब वो मजबूत हैं, तभी जाकर के आप ये मान लीजिए कि वो भ्रष्टाचार हो सकता है। कोई एक मानक स्तर पे तो भ्रष्टाचार को नहीं जोड़ा जा सकता। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। वहीं हम अगर बात करें कोर्टों की, तो अब देश की जो कोर्ट हैं वो निर्णय उस स्तर पे लेती हैं जहां जनता निर्भीक होकर के अपना पक्ष रखती हैं, और वहां पर जो भी डिसीजंस आप देखिए अलग अलग मामलों के अंदर जो भी डिसीजंस आते हैं, अगर वो सही हैं तो देखिए सजाएं भी होती है। हम लालू प्रसाद यादव की बात कर ले या अन्य किसी दल के नेता की बात कर ले, जहां भ्रष्टाचार की अगर सबूत मिले हैं तो सजाएं भी मिली है। बिल्कुल। वहीं हम ये बात करें कि जहां जांच के स्तर पे अगर काम चल रहा है या अभी भी प्रोसेस में है, चाहे वो ईडी की कोई मामला हो, चाहे सीबीआई संबंधित मामला हो या किसी अन्य एजेंसी का कोई भी मामला हो, तो ऐसे कोई भी मैटर्स के अंदर हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आजकल बहुत सजग रूप से जो है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय भी जो है बहुत सजग रूप से अपने फैसले दे रहा है। और इसी तरीके से देखिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा हम सबसे ज्यादा आबादी वाली देश में रहते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे करके जो छोटे छोटे बदलाव न्यायपालिका के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर, एजेंसीज के अंदर जो आ रहा है, इसी का इम्पैक्ट जो है पूरे सिस्टम पे पड़ेगा। तब जाकर के जो भ्रष्टाचार है जो आज राज्य स्तर पे हो या राष्ट्र स्तर पे हो, तभी जाकर के उसमें कमी आएगी और मानक स्तर पे तभी काम होगा। जी तनुज जी, व्यापक रूप से भारत सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है आज की स्थिति में, जैसा आपने जनसंख्या का जिक्र किया। एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से बहुत बड़ा सवाल उठता है कि शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा है, वहां पे आज के समय पे जो ईमानदारी का पाठ, देश हित का पाठ, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, वो सिलेबस में नहीं है, जिससे कि बच्चा पहली कक्षा से लेकर के ग्रेजुएशन होते तक या पोस्ट ग्रेजुएशन होते तक एक सब्जेक्ट कंपलसरी रहे, जिसमें राष्ट्र हित, देश हित या राज्य हित या ईमानदारी
या अपना समाज सेवा का पाठ रहे व्यापक रूप से, जिससे कि आदमी के जड़ में, जिसमें बच्चे के, युवाओं के जड़ में यह घुसे कि नहीं, मेरे को राष्ट्र के लिए समर्पित होना है। 78 साल बीत गए आज़ादी के, आज तक हमारे पाठ्यक्रम में ऐसी कोई पहल या मुहिम नहीं हो पाई जिससे कि देश के युवाओं में या बच्चों में या नए आने वाले जनरेशन में सुधार किया जा सके। कहाँ कमी रह जा रही है, कहाँ सरकार क्यों नहीं सोच पा रही है ऐसे विषयों पर? देखिए, निश्चित रूप से एजुकेशन सिस्टम में अभी भी सुधार की आवश्यकताएं हैं। हम और आप जय जी, अगर आपको भी ध्यान हो, हम लोग जब पढ़ाई करते होंगे स्कूलों में, तो मॉरल साइंस करके एक सब्जेक्ट होता था। अभी मॉरल साइंस का उस समय जो पुराने कोर्स के अंदर जो महत्व और मतलब होता था वो बहुत अलग थे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, समाज में भी सुधार की काफी आवश्यकताएं होती हैं। इसी तरीके से एजुकेशन कोर्स में थ्योरी और बुक के नॉलेज, क्योंकि वो तो बच्चे को पढ़ाई की तरह लगता है ना, उस सब्जेक्ट को भी एक प्रैक्टिकल रूप में मॉरल साइंस का कोई ऐसे सब्जेक्ट को एक प्लानिंग करके सरकार को पूरे एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चे क्या कब करेगी, क्या सवाल यही है कि सरकार करेगी कब, अब कब, अब और कोई बहुत बड़ा घोटाला हो या मुहिम कब छिटेगा, कब छिड़ेगा मुहिम की, हाँ जागरूकता अभियान कब जगेगा? नहीं, कोर्टों के माध्यम से पीआईएल के द्वारा भी इस तरीके के मुद्दे को जो है जनता में जनहित याचिकाओं के द्वारा भी लाया जा सकता है। और ऐसे में कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा, मुझे लगता है निश्चित रूप से वो फैसला सभी के हित के लिए होता है, क्योंकि न्यायालय बने इसीलिए हैं। तो ऐसे में वो जब हित में जब फैसले आएंगे तो भी कोर्सेस में, इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम के अंदर सारे सब्जेक्ट्स में भी बदलाव होंगे और ऐसा कोर्स भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जी, लाहौटी जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। प्रख्यात और बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं मीडिया जगत के, पत्रकारिता जगत के। लाहौटी जी, राजनेता जब कोई सामान्य नेता गलियों से उठकर जब किसी सिंहासन पर बैठता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, जब वो गलियों की राजनीति करता है तो वो यह सोचता है या कहता है कि मैं जब किसी पदासीन होऊंगा, किसी पद पर आऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, देश इस रास्ते जाएगा, राज्य इस रास्ते जाएगा, और ईमानदारी के कई पाठे पढ़ाता है। जैसे ही उस पद पर बैठता है तो सबसे पहला कदम उसका भ्रष्टाचार से जुड़ जाता है जाकर। कब ये विकास कब आएगा, बौद्धिक विकास कब होगा कि वह ये समझेगा कि नहीं, मुझे यह पद जनता ने जिस लिए दिया है उसमें जनता की सेवा होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे राजेश जी आप? देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी गली की, किसी मोहल्ले की, किसी विधानसभा की या किसी एक ऐसे इलाके की जो कि जहाँ से चुनकर वो संसद में जाता है और वहाँ की राजनीति करता है, तो जब ये राजनीति उसकी शुरू होती है तो वो एक कोरा कागज होता है। वो उस इलाके का, हम ये मान के चलें कि एक पहलवान होता है जिसका सब लोग समर्थन करते हैं। और जब वो संसद में या विधानसभा में पहुंच जाता है तो जैसा कि अभी माथुर साहब ने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई माथुर साहब ने, और इस बात पे बड़ा गौर करना चाहिए हमें कि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं ब्यूरोक्रेसी में जो इन लोगों को रास्ता बताते हैं। ये जो कोरे कागज की तरह जो सारे नेता आते हैं, जो सिर्फ ये कि हाँ हम अब आ गए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो सिर्फ बोलते थे तब तक। लेकिन जब उनको अधिकारी गलियां बताते हैं, उनको रास्ता बताते हैं, तब वो वाकई उस सिस्टम पे चलने लगते हैं और निस्संदेह भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है और वो लगातार बढ़ता जाता है। दरअसल रास्ता बताने वाले ये ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, ये कभी भी एक ऐसा सिस्टम डेवलप ही नहीं होने देते हैं कि जिससे भ्रष्टाचार रुक जाए या भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। मैं आपको एक बहुत ही एक अच्छी बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अभी जो वर्ल्ड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है कुछ ही दिनों पहले, उसमें अगर हम देखें भारत की जो रैंकिंग है वो 93 है। 180 देशों में से हमारी जो पोजीशन है वो 93 है। हम आगे से और पीछे से दोनों जगह से देखें तो हम बीच में हैं। और जब थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे तो हमारी स्थिति थोड़ी ठीक थी, तब से अब तक कंपेयर करें तो हम लगातार उन्नति कर रहे हैं भ्रष्टाचार के रास्ते पर। बिल्कुल। और आज हम देखते हैं ये भ्रष्टाचार का रास्ता जो कि अभी सामने आया है, माथुर साहब ने भी जो लाइन बताई, जो मैंने अभी रिपीट भी की है, तो दरअसल ये जो लोग सिस्टम नहीं बनने दे रहे हैं, ये हर समय हर वक्त वर्दी की, पद की एक कीमत लगाते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं, और यही चीजें राजनीतिक भ्रष्टाचार के रूप में आगे और लगातार आगे बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, मुद्दा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव माथुर साहब, तनुज दीक्षित साहब, राजेश लाहौटी जी, इस शानदार प्रोग्राम मुद्दा में आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए।
देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है, भ्रष्टाचार एक ऐसी आप कह सकते हैं कि विपदा के रूप में आप इसको लीजिए, जिसमें जब तक व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं आएगा, जब तक अधिकारी, कर्मचारी और राजनेता के अंदर संतोष नहीं होगा, जब तक उनका पेट अपने आप में भरा नहीं रहेगा, तब तक वो भ्रष्टाचार से मुक्त न हो सकते हैं, न भ्रष्टाचार को छोड़ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सरकार ऐसे जगह पर ऐसे लोगों को पर्याप्त तनख्वाह दे, ऐसी सुविधा मुहैया कराए कि वह छोटी छोटी चीज़ों के लिए भ्रष्टाचार करना बंद करें। आज के समय पे देखा जाए तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा तंत्र है राजस्व में, जिसमें पटवारी, आरआई, तहसीलदार से लेकर और तमाम पदों पे बढ़ते चाहिए। तो यह एक इतना बड़ा, क्योंकि ज़मीन की बिक्री एक बहुत बड़ी रूप में राजस्व का कहीं ना कहीं जरिया है, तो उसका जो भ्रष्टाचार का लेवल है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी को कुछ न कुछ पैसे देने पड़ते हैं। यह एक अटल सत्य है और यह एक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा तंत्र है जिसको आज तक लगाम किसी भी केंद्र के स्तर पर आज तक कुछ नहीं हो पाया है। भ्रष्टाचार एक ऐसा पाप है जो एक इतना बड़ा दीमक है जो देश को बिल्कुल ही अंदर खाते चले जा रहा है और खोखला करते चले जा रहा है। अगर इस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया गया, अगर यह भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगाई गई, अगर अधिकारी हो या राजनेता हो, अगर वो जागरूक नहीं हुए, अगर हर व्यवस्था में अपनी टीम को जागरूक नहीं किया गया, तो वह दिन दूर नहीं है जब हमारे हालात भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे कई देशों जैसे हो जाएं, श्रीलंका जैसे, जहां हम दिवालिया होने के कगार पर खड़े हो गए हैं। तो जरूरी है बहुत ही ज़्यादा इस विषय पर सोचने की। यह मुद्दा बहुत गंभीर है, इस मुद्दे को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए, जागरूक बना जाए, संतोष अपने अंदर लाया जाए, जितना पैसा मिल रहा है उतने में खुश रहा जाए। बड़े बड़े ख्वाब करने हैं तो मेहनत से किया जाए, कमाया जाए, न कि भ्रष्टाचार किया जाए। आज के इस मुद्दे में बस इतना ही, और अगले सप्ताह हम फिर आपके साथ आएंगे, अपने दर्शकों के पास पहुंचेंगे एक नया मुद्दा, नया टॉपिक के साथ और नए मेहमानों के साथ। तब तक बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।